अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी या आप लोगों ने एक अच्छा स्टार्ट ले लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं CSS 2027 के बारे में। किस तरीके से हमने अपनी पंजाबी की प्रिपरेशन को प्लान करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर गेन कर सकें CSS 2027 के अटैम्प्ट में। भी एक बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, क्योंकि अगर आप अभी मार्च से तैयारी स्टार्ट करते हैं टिल फेब आपके पास 10 to 11 मंथ्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली हर एक सब्जेक्ट को आप एक पूरा मंथ दे सकते हैं। कीपिंग इन व्यू के आप ऐसे को रोज़ाना की बेस पे कर रहे हैं, प्रेसी को रोज़ाना की बेस पे कर रहे हैं, जैसे भी। तो वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट पंजाबी इन दिस वीडियो। बाकी सब भी हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, वाइस चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल अभी से ये नहीं सोच के बैठ जाना कि जी मैंने तो कोई भी सब्जेक्ट है, पंजाबी नहीं उसके अलावा भी जितने सब्जेक्ट्स हैं जी मैंने यही तो ऑप्ट करना है, मैंने बिल्कुल यही ऑप्ट करना है, फ़लाने से सुना था इसका स्कोर अच्छा है, जो भी रीज़न है आपकी ऑप्ट करने की। आपने क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया आपने पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ के देखना है क्या मैं कंफर्टेबल हूँ, क्या मुझे इसकी समझ आ रही है, क्या मैं पेपर अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ, जो जितने मैंने पॉइंट नीचे लिस्ट किए हैं, ठीक है। फिर अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उसको ऑप्ट करें। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में ऐसे नहीं किया कि एक दफ़ा एक सब्जेक्ट को अगर चूज़ कर लिया तो उसी को फाइनल रखा कि जी अब यही जाएगा कब्र तक मेरे साथ, बिल्कुल नहीं। मैंने 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको मैंने ऑप्ट किया, मैंने कुछ उसके टॉपिक्स पढ़े, वो मुझे बहुत बोरिंग लगा। फिर एक सब्जेक्ट जो कि मैंने ऑप्ट कर लिया था, मैंने जब पास पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश की तो वो मुझे एज सच अपीलिंग नहीं लगा। उसका सिलेबस मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कवर कर पाऊँगी या मैं अच्छे से इसको कर पाऊँगी, सो मैंने उसे छोड़ के कोई और ऑप्ट किया। तो पंजाबी में भी बहुत से लोगों को क्योंकि पंजाबी नहीं आती होती, उसके अलावा लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, बैकग्राउंड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मेमोराइज़ नहीं कर सकते हैं, रख तो लेते हैं लेकिन बाद में अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाते, ठीक है। पंजाबी ऑप्ट करने का सबसे बड़ी रीज़न आपका स्कोर भी है कि ये आपको 80+ स्कोर देती है, और 80+ CSS में अगर आप एक सब्जेक्ट में स्कोर कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको समझ ही नहीं आ रही है पंजाबी, अगर आपको सिलेबस ही कवर नहीं हो पा रहा है उसका, आप पास पेपर ही अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो और आप 50 स्कोर भी नहीं कर पाते, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने पहले तो इसको बड़ा सोच समझ के चूज़ करना है, इस पर टाइम लगाना है, ठीक है। लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी अपने सब्जेक्ट को फाइनलाइज़ करें, अब भी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी जल्दी से फाइनलाइज़ करने की, ठीक है। आप एक रॉन्ग चॉइस आपका पूरा रिजल्ट ख़राब कर सकती है, ठीक। अगर एक दफ़ा आपने अब फाइनलाइज़ कर लिया है अपना सब्जेक्ट, अगला है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है। आपने सोर्सेज को बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं करना। वैसे कहा जाता है CSS में कि आप डाइवर्स सोर्सेज को यूज़ करें, लेकिन पंजाबी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप एक अच्छा सोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स जो हैं वो चूज़ कर लेते हैं तो आप इसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया भी होगा। उसके अलावा जी आपका जो सिलेबस है उसको आपने फेज़ में कवर करना है। इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रैटेजी मैंने भी यूज़ की, और ये कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, आपने आज एक टॉपिक किया, फिर आपने दूसरा किया, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से आपने 100 टॉपिक्स कवर किए एंड गुड, आपने बुक ठप के रख दी और दैट इज़ इट। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने एक दफ़ा सिलेबस को कवर किया, आपने उसकी रिवीजन किया, आपने उसके पेपर किए, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें मज़ीद चीज़ों को ऐड करते रहना है, ठीक है। जैसे एक दफ़ा आप करते हैं, आप पास पेपर जब अटैम्प्ट कर लेते हैं, आप एवेल्यूएशन करा लेते हैं तो आपको आइडिया होता है कि यार मेरे तो 11 मार्क्स हैं या 12 मार्क्स हैं एक क्वेश्चन में, या 8 या 9 है, अब मैंने इसको कैसे बेहतर करना है, तो आप मज़ीद चीज़ें उसमें ऐड करते हैं। जैसे मैंने पहले कवर कर लिया था अपने सिलेबस को, उसके बाद मज़ीद मैंने उसके अंदर कुछ कोट्स ऐड किए, मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की, मज़ीद उस तरह की चीज़ें जो मेरे मार्क्स को बेहतर कर सकती हैं। तो मैंने अपने सिलेबस को 2 से 3 दफ़ा यानी कवर किया, उसमें चीज़ें साथ साथ रिवीजन के ऐड करती चली गई, इससे आपका स्कोर मज़ीद बूस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आपने साथ साथ पास पेपर्स को ज़रूर देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ये नहीं कि आप सिलेबस कवर करते चले जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ते चले जा रहे हैं और फिर जनाब आप जब पास पेपर को करने बैठते हैं एंड पे तो आप देखते हैं कि यार मैं तो इसको उस तरीके से कर ही नहीं पा रही। एवेल्यूएट करवाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आता। ये इसीलिए कि आप देख नहीं रहे होते कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने सिलेबस कवर किया, आपने टॉपिक कवर कर लिया, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि उसने क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछना है। आपने उस तरीके से उसको अटैम्प्ट नहीं किया, ठीक है।
यहीं पे ये आपका जो ट्रांजिशन फेज़ जो मैंने बताया है, आपने ट्रांजिशन में सिलेबस को कवर करना है। जब आप पास्ट पेपर कवर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अगर मैंने इसको इस तरीके से किया है लेकिन पेपर में इस तरीके से पूछा गया, अब मैं मज़ीद इसको कैसे पॉलिश कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ काम आती है आपकी पेपर अटेम्प्टिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो मैंने बता ही दिया बाकी वीडियो में भी कि रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, सिर्फ सिलेबस ही नहीं कवर करते चले जाना। आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका वर्बल एग्ज़ाम नहीं है, आपका रिटन एग्ज़ाम है। आप जितना अच्छा लिखोगे आप उतना गुड पोजीशन में होगे कि आप अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि जब आप वहाँ पर बैठे होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, वहाँ पे एक प्रेशर का माहौल होता है। वहाँ पे आपने जब आपके सामने क्वेश्चन आता है बिल्कुल एक नए तरीके से आता है, एनालिटिकल पूछा जाता है या कुछ भी, उस वक्त अपने नर्व पे कंट्रोल करना और प्रॉपर टाइम देना क्वेश्चन को, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है। बाकी सारी तैयारी 50% आपकी एग्ज़ाम में जाने से पहले है और 50% आपकी एग्ज़ाम के दिन में है। तो जब तक आपने ये एक्सरसाइज पहले से ही नहीं की होगी, आपका पहले से इस पे हाथ बैठा नहीं होगा, तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से इसको नहीं कर पाओगे। आप पहले से ही बैठो, आप पहले से प्रैक्टिस करो। आप देखो कौन से पेन से आप ज़्यादा अच्छा लिख पा रहे हो। आप काउंट करो कि आप 10 मिनट्स में कितने पेजेस लिख पा रहे हो। आप ये देखो कि आप हेडिंग्स किस तरीके से दे पा रहे हो। आप ये देखो कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से अपीलिंग है, कितना रीडेबल है और कितना फैसिलिटेट आपने एग्जामिनर को किया। ये चीज़ें जब आप पहले से ही देखोगे तो ऑब्वियसली आप पेपर के दौरान बहुत काम होगे, पहले से प्रैक्टिस की हुई होगी, तो आपको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अगर अभी से ही आप साथ साथ ये चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तैयारी के दौरान, तो दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड। ठीक है, इंशाल्लाह यू विल स्कोर वेरी गुड इन द एग्ज़ाम। एंड इसके अलावा अगर आपको मज़ीद किसी टॉपिक पे कोई गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, तो यू कैन फील फ्री टू आस्क। मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फिज़िकल एज वेल एज एन ऑनलाइन सेशन फॉर CSS 2027। ठीक है, इट विल बी ए क्रैश कोर्स जिसमें पूरा आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा इन द लाइट ऑफ पास्ट पेपर्स। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर आपके जो थीम्स हैं, प्रॉपर जो टॉपिक्स हैं, उसके अलावा जो भी है सिलेबस में वो सब कवर करवाया जाएगा। उसके अलावा आपसे कुछ असाइनमेंट्स भी अटेम्प्ट करवाई जाएंगी, आपको फीडबैक भी प्रॉपरली दिया जाएगा। हाँ, नोट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ क्रैश कोर्स। ठीक है, जल्दी से आपका सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा सो दैट आप जल्दी पंजाबी से जान छुड़वाएँ अपनी। ठीक है, जिसे आप कहते हैं बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिलेबस। इतना भी मतलब ऊपर से नहीं, ऑब्वियसली इतना अगर आप वो भी कवर कर लेते हैं तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू स्कोर 80+ इन द एग्ज़ाम। बट नोट्स एक अलग चीज़ है, उस पर बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सेशन में साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे और जो भी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी आप उसको फॉलो करेंगे, साथ साथ मेमोराइज़ करेंगे, टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल भी आपको इसके अलावा कोई भी एडिशनल जो भी सोर्स है वो कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली द एम ऑफ दिस सेशन इज़ टू प्रोवाइड यू द नॉलेज एज वेल एज अ ट्रैक। ठीक है, कि आपने कैसी चीज़ों को करना है। सो जस्ट कॉन्टैक्ट एट द नंबर गिवन बिलो। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़ ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़।